नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खोदरे आज आप सभी के लिए यहाँ केमिस्ट्री का डेमो लेक्चर लेके आया हूँ, जहां पर हम लोग आज एक एटम का स्ट्रक्चर और कैसे हम एटम के ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, उन सारी चीजों को इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे और बहुत सरल शब्दों में, आसान शब्दों में। तो आइए हम अपनी आज की इस डेमो क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं यहाँ पर वो है एक एटम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये जान लेते हैं कि एक एटम कैसा होने वाला है, उसका कैसा हमारा स्ट्रक्चर बनता है, तो हमें उस एटम को समझने में, सीखने में बहुत आसानी मिलती है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक एटम की। तो एटम हमारा किसी भी पदार्थ के लिए सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जिसको हम और छोटा नहीं बना सकते। ठीक, तो हम अगर एटम शब्द को देखें तो यहाँ पर एटम का मतलब होता है जिसको हम और ज्यादा कट नहीं कर सकते हैं। नॉट कट मतलब जिसको और छोटा नहीं बनाया जा सकता, छोटा नहीं किया जा सकता। मतलब ये हमारे लिए क्या एक तत्व का सबसे छोटा भाग होता है, जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते। ठीक, छोटा नहीं किया जा सकता, ये इसका मतलब होता है। अर्थात इसको हम कैसे डेफिनेशन में देखें, तो आइए इसकी एक डेफिनेशन को हम यहां से समझें। तो कोई भी तत्व है हमारे पास, तो उस तत्व का सबसे छोटा भाग जिसके अंदर उस तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं और जो हमें स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होता है और जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ये सब हम जो बातें कर रहे हैं, क्या वो एक परमाणु को परिभाषित करती है। ठीक है, तो किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग जिसको और छोटा ना बनाया जा सके, जिसमें उस तत्व के सभी गुण मौजूद हो, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ठीक, ऐसे सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। ठीक, अब ये परिभाषा हम सभी परमाणु के लिए तो लागू नहीं कर सकते, परंतु अधिकांश हमारे परमाणु इस परिभाषा को परिभाषित करते हैं, इसलिए हम परमाणु के लिए क्या इस परिभाषा को मान्य कराते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने क्या परमाणु की परिभाषा से परमाणु को समझा। ठीक, अब मैं उसके लिए आपको एक सिंपल सा रॉड लेकर क्या इस परिभाषा से परमाणु को देखना सिखा देता हूं। अब ये हमारे पास आयरन की क्या है, रॉड, जिसके अंदर कई सारे एफी कण हमारे पास मौजूद हैं। हमें इस एफी के किस भाग को एक परमाणु के रूप में देखना है, तो आइए उसे समझते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस रॉड को कट कर छोटा करना चाहते हैं और हम इतना छोटा कर पूछे कि क्या ये एटम है, तो हमारा जवाब अभी भी होगा कि ये हमारे लिए अभी एटम नहीं है, क्योंकि ये अभी और छोटा किया जा सकता है। हमने इसको काट कर और छोटा कर दिया, क्या इस भाग को हम इस तत्व के लिए एटम माने, तो हमारा जवाब अभी भी है नहीं। मतलब हम यहां पर अभी भी इस भाग को एटम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इसे और छोटा हम कर सकते हैं। हम कटकर अब क्या इस पार्ट पर आ गए हैं, क्या ये पार्ट हमारे लिए उस तत्व का एटम हो सकता है, तो 100% अब हम इसे उस तत्व का एटम कहेंगे, क्योंकि ये हम उसके सबसे छोटे भाग पर पहुंच गए हैं। यहां से और अधिक इसको छोटा हम नहीं कर सकते। ठीक, तो यही हमारे पास क्या उस तत्व के लिए परमाणु होगा। ठीक, और क्या इसके अंदर अभी भी उस तत्व के गुण मौजूद है, तो हाँ, अभी भी ये हमारे लिए आयरन, लोहे के गुण रखता है। ठीक, तो हम लोगों ने परमाणु को यहां परिभाषा से समझा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर परमाणु की स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड जितनी भी जरूरी बातें हैं उनको यहां से सीखेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में उसका होता है नाभिक, है ना। हम अब यहां पर परमाणु की संरचना के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले
परमाणु के केंद्र में उसका क्या बनाया है, नाभिक, और इस नाभिक में हमें क्या परमाणु के दो महत्वपूर्ण मूलभूत कण मिलने वाले हैं। एक तो मिलने वाला है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है परमाणु का क्या एक धनावेशित कण होता है, जिसके ऊपर हम अगर चार्ज की बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या धनावेशित चार्ज आवेश होता है, जो कितने इकाई का होता है, तो 1 इकाई का धनावेश हमारे प्रोटॉन के लिए चार्ज होता है। ठीक, अब हमारे पास नाभिक में जो दूसरा कण होता है वह होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास क्या कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है। तो अगर हम आवेश में इसे कहें तो क्या ये शून्य आवेश का हमारा कण होता है, अर्थात ये एक उदासीन कण होता है। तो हमारे पास नाभिक के लिए जो दो कण होते हैं, क्या हमने यहां पर देखे, दोनों का चार्ज देखा। अब इन दोनों कणों से नाभिक के लिए जो चार्ज हमें मिलेगा, क्या वो दोनों के योग चार्ज के बराबर होगा, जो कि कैसा होगा, धन आवेशित। तो प्रत्येक परमाणु का हमारे पास जो नाभिक है, क्या वो एक धनावेशित भाग है। ठीक, अब हम बात करते हैं इस नाभिक के चारों तरफ हमारे पास क्या असंख्य वृत्ताकार इस तरह के मार्ग होते हैं, और इन मार्ग को क्या हम परमाणु के लिए कक्षा कोश कहते हैं। ये जो हमारे पास वृत्ताकार मार्ग दिख रहा है परमाणु के लिए, क्या ये उसकी कक्षा कोश होती है। अब इन कक्षा कोश के अंदर भी हमारे पास एक कण होता है जो लगातार अपनी क्या वृत्ति गति कराता है, और ऐसे कण को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमारे पास कक्षा कोश के लिए जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या एक ऋणावेशित कण है, जिस पर 1 इकाई का क्या ऋणावेश होता है, जो लगातार इस धनावेशित नाभिक के चारों तरफ क्या अपनी वृत्ति गति को कराता है। तो इस तरीके से हमारा क्या यहाँ पर एक परमाणु होता है, जिसकी हमने यहाँ पर क्या संरचना तैयार कर ली है। तो ये हमारे पास परमाणु की क्या बन चुकी है बेटा, संरचना। अब हम लोग एक परमाणु के लिए सर आवेश कितना देखते हैं, तो हम एक परमाणु को आवेश में क्या उदासीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस परमाणु के लिए हमारे पास जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संख्या में एकदम क्या होते हैं, बराबर। और हम कह सकते हैं कि परमाणु एक हमारे लिए कैसा कण हो गया, उदासीन, क्योंकि यहाँ पर धन संख्या कणों की जितनी है क्या उतनी ही ऋण की है। तो धन ऋण क्या बराबर संख्या होने पर हमें उस कण के लिए उदासीन कहना होगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ जो परमाणु है क्या वो एक उदासीन कण के रूप में होता है। ठीक, तो ये हमारे पास परमाणु की क्या आ चुकी है, संरचना। अब इसके आधार पर हम लोग यहाँ नोट के अंदर क्या कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखने जा रहे हैं, जिनको हम सीधे ही क्या क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। ठीक, तो क्या है वो बातें, तो आइए हम लोग उनको समझें। तो जैसे हमारे पास वैज्ञानिकों के द्वारा क्या हमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर परमाणु के आकार, नाभिक के आकार और उनसे जुड़ी हुई जानकारी दी गई है, जिसको हम यहाँ नोट में देखें तो पहला हमारे पास होता है एक परमाणु का आकार। तो अगर हम बात करें एक परमाणु का आकार लगभग हमारे पास कितना होता है, तो वो हमारे पास क्या 1 एंगस्ट्रॉम का होता है, जिसको हम मीटर के अंदर क्या 10 की घात -10 मीटर बुलाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं परमाणु के अंदर उपस्थित नाभिक के आकार की। तो हमारे पास जो परमाणु के अंदर उपस्थित नाभिक का आकार है, इसको हम फर्मी में निकालते हैं, और वो हमारे पास कितना फर्मी होता है, तो 1 फर्मी होता है, जिसके लिए हम लोग क्या मीटर में 10 की घात -15 मीटर कहते हैं। ठीक, अब हमारे पास अगली जो बात होती है, तो ये तो आकार की बात हो गई। हम एक तत्व के लिए उसका क्रमांक क्या उसके परमाणु में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या के बराबर कहते हैं। अगर हम तत्व का क्या परमाणु क्रमांक लिखना चाहते हैं,
जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तत्व का क्रमांक किसके बराबर होता है? तो जो तत्व के परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित है? प्रोटॉनों की संख्या, क्या उतना ही उसके लिए क्रमांक पढ़ा जाएगा? तो यहां पर Z बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, अब यहां पर हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो परमाणु जब क्या है? उदासीन, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हम लोग यहां क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी कह सकते हैं? पर इसके लिए हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि यहां जब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर कहें तब हमें परमाणु को क्या उदासीन देखना है। अगर परमाणु उदासीन है तभी ये संख्या इनके बराबर आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। अब यहां पर हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट बनता है वो ये है कि हमें एक तत्व के परमाणु के लिए द्रव्यमान संख्या लिखना है, उसका एटॉमिक मास लिखना है, तो वो किसके बराबर होता है और उसे कैसे लिखा जाता है। तो आइए इस बात को समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास परमाणु के लिए जो उसकी द्रव्यमान संख्या है, क्या वो उसके नाभिक में उपस्थित उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी तो जोड़ सकते हैं? तो बेटा इलेक्ट्रॉन का भार हम लगभग क्या 0 देखते हैं, इसलिए उसको जोड़े ना जोड़े द्रव्यमान में एक ही बात है। तो यहां पर द्रव्यमान संख्या A के लिए केवल नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और उसके न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से संरचना और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो हमें क्या इन सारी बातों को देखकर क्या बनने वाले हैं। ठीक, तो आइए हम लोग अगली स्लाइड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो करने वाले हैं वो है हमारे पास कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से भर सकते हैं। तो हम एक परमाणु के लिए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जब रखने जाते हैं तो हमारे पास उसकी कुछ बेसिक चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिनको अगर हम यहां से सीखेंगे तो निश्चित ही हम कभी इस कक्षक के इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ना तो कंफ्यूज होंगे और ना ही हमें ये कठिन लगेगा। हम बड़े आसानी से कोई भी परमाणु के लिए उसके कक्षकों में इन नियमों को यहां से सीखकर बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं। तो आइए देखें किस तरीके से ये काम होगा। तो हम सब लोग सबसे पहले तो ये जान ले कि हमारे पास अगर परमाणु है और परमाणु से हम लोग क्या उसके इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्रम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो हम परमाणु में सबसे पहले क्या उसके कोश में प्रवेश करेंगे। ठीक, अब कोश वह स्थान होता है जहां इलेक्ट्रॉन अपना क्या लगा रहा होता है, चक्कर। ठीक, और हमारे पास एक परमाणु के लिए क्या कोश के, एल, एम और एन इस तरह के कोश होते हैं जिनके लिए हमने क्या कुछ एन मान बना रखे हैं। ठीक, अब ये कोश भी क्या किसी अन्य चीजों से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपकोश। ठीक, तो कोश के अंदर जब हम चलेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, उपकोश, जो कि हमारे पास मुख्य रूप से 4 तरह का होता है, एस, पी, डी, एफ, जिनको क्या हम एल के मान से लिखते हैं। ठीक है, तो हम एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तक किस तरह से पहुंचना चाहते हैं, तो उसका यहां पर एक क्या हम चार्ट क्रम देख रहे हैं जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि हमें एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तक किन किन रास्तों से होकर गुजरना है, और जब ये मालूम रहेगा तो हम इसके साथ बड़े आसानी से हम कक्षक में इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अगली बात है वो ये है कि उपकोश को भी क्या कुछ लोग मिलकर बनाते हैं। तो प्रत्येक उपकोश के लिए क्या होते हैं हमारे पास, कक्षक, और कक्षक वो स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो हम एक एटम में कहां इलेक्ट्रॉन को पाते हैं, तो कक्षक में। अब उस कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है वो हम आगे अब सीखने वाले हैं।
ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहां पर ये जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हमें रखना है उसके 3 नियम होते हैं। हमारे पास जो पहला नियम होता है वो होता है अबाहु का नियम। किसका? अबाहु का नियम। ठीक है, और हमारे पास जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रखने के लिए हमारा जो दूसरा नियम होता है वह होता है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। अधिकतम बहुलता का नियम। और हमारा आखिरी और जो फाइनली रूल होता है वह होता है बच्चों हमारे पास पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, ये 3 नियम हैं जिनसे हम चल किसी भी परमाणु के कक्षक के अंदर क्या रखते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने जैसा कि अभी देखा हमारे पास कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के 3 नियम हैं, जिसमें हम सबसे पहले नियम पर बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है अबाहु का नियम। ठीक है, अब हमारा ये जो नियम है वो हमें कैसे उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रखना है उसके लिए बातों को बताता है। आइए एक एक कर हर बातों को यहां से अच्छे से सीखते हैं। ठीक, अब सबसे पहला तो हमें लगता है अबाहु किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे पास जर्मन भाषा का एक शब्द है। तो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। ठीक, तो यहां पर हम कुछ बातों के साथ क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निर्मित कराएंगे जिसके कारण हमने इस नियम को क्या ये नाम दे रखा है। ठीक, तो अबाहु नियम से क्या कहा गया है? तो इस नियम अनुसार हमें कहा गया है कि किसी भी उपकोष के लिए कक्षकों की किसी भी उपकोष के लिए कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या नियम कहता है कि हमें कोई भी कक्षक के अंदर क्या रखना है? इलेक्ट्रॉन। तो आपको पहले वहां ऊर्जा पता करना है। जिस कक्षक के लिए ऊर्जा का मान क्या होगा? कम, क्या हम उस कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन रखेंगे? और जहां कक्षक के लिए ऊर्जा ज्यादा होगी क्या हम वहां इलेक्ट्रॉन बाद में? कैसे सर? तो आइए अपन इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। ये मान लो मेरे पास एक कक्षक है, ये मेरे पास कोई दूसरा कक्षक है, इसके लिए सपोज ऊर्जा भी मान लो मैंने 1 कह दी, इसके लिए 2 कह दी। तो हम इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को कहां पहले फिल करेंगे? तो जिसकी ऊर्जा कम अर्थात पहले नंबर वाले या कम ऊर्जा वाले, जिसको हमने ऊर्जा के लिए 1 मान दे रखा है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। और ये जब पूरा होगा तब हम अगले अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जाएंगे। ऐसा हमारा नियम कहता है। ठीक, अब ये तो हमने क्या समझ लिया कि कहां पहले और कहां बाद में, पर हमारी समस्या होती है कक्षकों के लिए ऊर्जा को पता करना। तो हमारे पास कक्षकों की ऊर्जा को निकालने का एक बहुत सरल और आसान नियम है N+L नियम। ठीक है, हम किसी भी उपकोष के कक्षकों के लिए उसकी ऊर्जा जो है N+L नियम से निकालेंगे। ठीक, कक्षकों की ऊर्जा को हमें किस नियम से निकालना है? तो वो है N+L नियम, जो कि हमें क्या कक्षकों की ऊर्जा की जानकारी देगा। ठीक है, अब कैसे देगा तो आइए इसको अपन समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां देखें तो हमारे पास कोई भी कक्षक है, उसका इस तरीके से क्या हमारे पास क्या कोई सिंबल होता है। ठीक है,
अब इस सिंबल में हमको n कहां से मिलेगा, l कहां से मिलेगा, ये हमको अगर देखना आ जाता है तो ऊर्जा निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आइए आपको बताता हूं। आपको यहां पर n हमेशा इस संकेत में क्या इस अंक से पढ़ना होता है। हमारे पास इस कक्षक के लिखे संकेत में ये जो अंक पर हम जो सर्कल लगा रहे हैं, क्या ये हमारा n के लिए पढ़ा जाएगा, ये उसके कोश के लिए होता है, जो कि हम क्या यहां से n देखेंगे। ठीक है, तो हमें किसी भी उपकोश के क्या कक्षक के लिए इस तरह का संकेत जब दिया जाए तो उसमें इस अंक को क्या उसके कोश n मान के लिए पढ़ेंगे। तो n तो हमको यहां से देखना आ गया। अब हमारे पास आता है दूसरा l। l मतलब उपकोश, और हमारे पास ये जो अंक के पीछे अल्फाबेट लिखा है, क्या ये हमारे एक उपकोश के लिए होता है, जिसका हमारे पास क्या होता है, l। तो मैं आपको यहां पर सारे उपकोश के क्या l मान बता देता हूं, जिससे आपको क्या इस विन्यास के क्रम के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हमारे पास जनरली क्या 4 उपकोश लेकर हम काम करते हैं, जिनका सबका l निश्चित है, जो हर परिस्थिति में हर कोश के लिए क्या निश्चित रहेगा, ये उपकोश का l चेंज नहीं होगा। तो एस के लिए l का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अब जब भी एस आएगा तो मुझे वहां पर एल का वैल्यू 0 रखना है, पी आए तो 1, डी आए तो 2 और एफ आए तो 3। इस तरीके से क्या हम यहां से इन उपकोश का एल लेंगे। मतलब सर हमें इस एस का एल देखना है, यहां पर भी एस का एल और यहां पर भी एस का एल। ठीक, और एस का एल हमारे पास कितना है, तो 0। अब हम इन कक्षकों के लिए बड़ी आसानी से ऊर्जा का n+l वैल्यू निकालकर ऊर्जा क्रम बता सकते हैं। तो यहां पर n 1 हो रहा है, s का l 0, तो इनके लिए जो n+l बन रहा है वो 1। दूसरे के लिए n 2 है, s का l 0 है, तो यहां पर इनके लिए n+l 2 आ रहा है। यहां पर n 3, l हो रहा है 0, तो यहां पर हमारे पास n+l हो रहा है 3। तो अब हम बता सकते हैं कि 1s, 2s एंड 3s में सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर किसी उपकोश के कक्षक की है तो वो 3s की है। तो ऊर्जा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1s से अधिक ऊर्जा 2s की, 2s से अधिक ऊर्जा 3s की। क्लियर। पर अगर हम इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रखने की बात करें तो हम बता सकते हैं कि सबसे पहले क्या हम 1s के अंदर जाएंगे, फिर हम 2s के अंदर, देन 3s के अंदर। ये हमारे पास क्या इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का क्रम होगा। ये मैं अभी आपको केवल ऊर्जा निकालना सिखा रहा हूं, फिर हम किसमें पहले किसमें बाद में जाएंगे, इसको एक आगे बहुत आसान ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने n+l की मदद से क्या कक्षकों की ऊर्जा निकालना सीख ली। बट हमारे पास इसमें एक और छोटी सी समस्या आएगी। हमारे पास कई बार n+l का मान कक्षकों के लिए समान आएगा, तो उस स्थिति पर हम ऊर्जा किसकी कम कहें किसकी अधिक कहें, आइए उसको भी यहां से सीखें। तो हमारे पास मान लीजिए कि कोई ऐसा कक्षक है जो कि क्या 7s है, यहां पर 6p है, यहां पर हमारे पास 5d प्रकार का और 4f टाइप का कक्षक है। ठीक, अब हम इनका जल्दी से क्या n+l कराते हैं। तो यहां पर हमें n मालूम होता है, क्या इस अंक के लिए पढ़ना होता है, और क्या लिखे गए पीछे इस अल्फाबेट SPDF का क्या हम l पढ़ते हैं, जो कि मैंने लिख रखा है, आपको ये याद हो जाएगा। तो आप अगली बार नहीं भी लिखेंगे तो आप लिख सकते हो। तो यहां पर n हो गया हमारा 7 और यहां पर s का l हो गया 0, तो इनका n+l क्या आ गया 7। यहां पर n 6 है, यहां पर l 1 है, तो n+l 7। यहां पर n 5, यहां पर l हो गया 2, तो n+l 7। यहां पर n 4, l हो गया 3, तो n+l 7। तो अब सर हमारे पास चारों कक्षक के लिए n+l वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई। तो अब सेम वैल्यू के लिए
हमें कहाँ ऊर्जा कम देखना और कहाँ अधिक, तो हमें यहाँ पर जिसके लिए n वैल्यू क्या हो कम, उसकी एनर्जी कम और वहां पहले जाना है। ठीक है, जहां पर n वैल्यू क्या हो अधिक, उसकी एनर्जी अधिक और वहां पर बाद में। क्लियर? तो इस तरीके से क्या हमारे पास जब n प्लस एल वैल्यू कक्षक के लिए अधिक होती है, तब क्या हम इस तरह से n के द्वारा एनर्जी को पता कर पहले कहां और बाद में कहां इलेक्ट्रॉन रखना है वो देखते हैं। ठीक, और ये जो भी हम सारे रूल देख रहे हैं ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पर जब हम काम कर रहे हो तब के लिए ये सारी बातें होती है। ठीक, तो हमने क्या जाना यहां से कि हमारा नियम कहता है कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, अर्थात पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन, फिर अधिक और फिर और अधिक। अब कक्षकों की ऊर्जा कैसे पता करी जाए, तो हमारे पास उसका n प्लस एल नियम है, जहां से हमने कक्षकों की ऊर्जा को कैसे देखा जाता है उसको निकाला। फिर हमने कहा कि जब हमारे पास कक्षकों के लिए n प्लस एल बराबर आ जाए तब क्या किया जाता है, तब उस स्थिति पर क्या n से ऊर्जा को निकालकर हम देखते हैं कहां कक्षक की ऊर्जा कम कहां ज्यादा है। ठीक, अब यहां तक हमने क्या इस नियम में कक्षकों की ऊर्जा निकालना सीख लिया। अब हमें केवल इतना मालूम चल जाए कि एक परमाणु में हमारे पास कितने प्रकार के और किस तरह के कक्षक होते हैं, तो हम उनके लिए ऊर्जा निकालकर क्या हम कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम बना सकते हैं। तो आइए उस चीज को भी यहां हम बहुत आसान और सरल शब्दों से सीखकर अपनी इस समस्या को हमेशा के लिए क्या मुक्ति पाएं। देखें, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जब भी हमें एक परमाणु के लिए किस तरह से कक्षक होंगे और उनके लिए क्या संकेत होंगे, इस पर काम करना है, तो इसकी बहुत एक आसान सरल तरीका है। देखें, तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें सबसे पहले क्या यहां पर 4 अलग अलग रो में क्या अलग अलग संख्या से गोले बनाना है। तो हमारे पास 4 रो होगी जिसमें हमारे पास पहली रो में 8 गोले होंगे। 8 गोले इन द सेंस ये 8 उपकोष के कक्षक हैं। ठीक, तो यहां पर हमने क्या पहली रो के लिए इस तरीके से 8 कक्षक बना दिए हैं। ठीक, अब हर अगली लाइन में जाने पर 2 आपको गोलों की संख्या को कम करना है, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो अगली लाइन में जो गोलों की संख्या हमारे पास शेष रहेगी वो हो जाएगी 6, जो कि हमने एक ऊपर से एक नीचे से कम करा दी। ठीक, अगली लाइन में जब बढ़ेंगे तो फिर 2 गोले कम करा देंगे, एक ऊपर से एक नीचे से। ठीक, और अगली लाइन के लिए बढ़े तो फिर 2 गोले कम करा देंगे। इस तरह से हमने एक परमाणु के लिए जितने हमारे पास कक्षक हो सकते हैं उनको बनाना सीख लिया। ठीक, तो पहली रो में आपको गोलों की संख्या 8 रखना है। हर अगली लाइन में बढ़ने से क्या 2 गोले कम, एक ऊपर से एक नीचे से, इस तरीके से काम करते हुए क्या आपको 4 रो बनाना है। ठीक, अब आप सबसे पहली जो रो दिख रही है उसके लिए आप S उपकोष डाल दो, दूसरी के लिए P, तीसरी के लिए D और चौथी के लिए F। तो आप समझ चुके होंगे कि हमने 4 रो क्यों लिखी, क्योंकि हमारे पास 4 टाइप के उपकोष कक्षक होते हैं। अब हम यहां बिना देरी करे यहां पर 1s, यहां 2s, यहां 3s, यहां 4s, यहां 5s, यहां 6s, यहां 7s, यहां 8s, इस तरीके से इनको सिंबल दे देते हैं, संकेत लिख देते हैं। ठीक, अब P के लिए हम 1p ना लिखकर 2p से डालेंगे, फिर 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। अब हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि 1p क्यों नहीं, तो 1p इसलिए नहीं भाई कि इसका n आप निकालो तो कितना आएगा 1 और l निकालो तो कितना आएगा 1। तो आपको यहां से एक बात अच्छे से सीख लेना है कि कोई भी कक्षक तभी पॉसिबल होगा जब n ग्रेटर देन l होगा।
अगर कहीं भी NL बराबर आ रहा है या N छोटा हो रहा है L से, तो उस स्थिति में आपका वो कक्षक संभव नहीं है। कक्षक वही संभव है जहां N बड़ा होता है L से। तो सर 1p पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह हम D के लिए जब लिखेंगे तो 3D, 4D, 5D और 6D। तो D के लिए सर हमारे पास 1D, 2D पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका NL रिलेशन सही नहीं मिलेगा। फिर हमारा F का 4F और 5F होता है। इसके लिए 1F, 2F और 3F पॉसिबल नहीं है। तो टोटल हमारे पास P से लेकर F के लिए 6 ऑर्बिटल है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हमने इस तरीके से क्या सभी ऑर्बिटल का संकेत लिख दिया। अब हम यहां पर सबके लिए क्या एनर्जी को निकालकर क्या इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रखने का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम बना लेंगे। ठीक है, तो मैं इधर भी लिख देता हूं यहां पर कक्षकों के लिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, अर्थात यहां पर अब हम लोग क्या इस ओर कक्षकों को इलेक्ट्रॉनों से भरते चलेंगे और इस तरीके से हम यहां पर क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निर्मित होगा उसको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1s की ऊर्जा अगर यहां से निकाल लें तो बाकी की ऊर्जा को निकालना तो और आसान हो जाएगा। कैसे देखो, तो 1s के लिए n+l कराया तो 1 आया। अब आगे आपको इस नंबर को क्या गिनती से बढ़ाते चलना है इस तरीके से। तो ये जो आप गिनती बढ़ा रहे हो ये गिनती और कुछ नहीं है, ये कक्षकों की ऊर्जा है। ठीक है, यहां पर हमने 1s से लेकर 8s तक की सबकी एनर्जी लिख दी है। चाहो तो आप n/l करके निकाल लेना, आपको यही मिलेगा। हमने इसको डायरेक्ट 1 से गिनती चलाकर लिख दी। अब यही आपको गिनती आगे भी कंटिन्यू करना, यहां 3, फिर आगे चलो 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर, यहां भी 4 के बाद 5, 5 से आगे बढ़ोगे 6, 7, 8, यहां 6 से आगे चलोगे 7 और यहां 8। ये सारे ऑर्बिटल की अब आपके पास क्या आ चुकी है, एनर्जी। सारे ऑर्बिटल की क्या आ चुकी है, एनर्जी, सबका संकेत हो चुका है। अब हम लोग यहां पर बिना देरी करे सबसे पहले हमें किस कक्षक में जाना है तो उसके लिए एनर्जी हमें दिख रही है, हम वहां से अपने इलेक्ट्रॉन रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब यहां पर एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा और वो ये है कि यहां आपके पास अगर एस कक्षक है तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, पी के लिए 6, डी के लिए 10 और एफ के लिए 14। ये इन उपकोष के कक्षक के अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हम इनमें रखते हैं। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या 1s के अंदर रखेंगे क्योंकि इसकी ऊर्जा हमारे पास सबसे कम हो रही है। ठीक, अब हम 1s के बाद हमारे इस बचे कक्षकों में क्या 2s के लिए क्या सबसे कम ऊर्जा थी तो हम 2s में जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के कक्षकों के लिए रखते हैं तो 1s में, और 1s के अंदर कितना 2। इसके बाद हम 2s में जाते हैं, 2s के लिए भी कितना तो 2। अब हमारे पास आगे 2 ऑर्बिटल हैं जिनके लिए n+l 3 है। इस स्थिति पर क्या हमने उनका n देखा तो n 2p के लिए छोटा है, 3s के लिए बड़ा है, तो हम पहले क्या 2p के अंदर इंटर करेंगे जो कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देन फिर 3s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हमारे पास 3p का 4 है n+l, 4s के लिए n+l कितना है 4, तो इसमें n वैल्यू p के लिए छोटी है तो 3p में पहले 4s में बाद में। फिर से 3p में क्या हम मैक्सिमम 6 डाल सकते हैं और 4s के लिए 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 3 ऑर्बिटल का n/l सेम है तो जिसका n छोटा अर्थात पहले 3d में इंटर करेंगे, फिर हम 4p में इंटर करेंगे और देन 5s में इंटर करेंगे। तो हमारे पास अगला 3d के लिए फिर 4
p के लिए और फिर हमारे पास 5s के लिए इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। फिर आगे इसी तरीके से इसको कंटिन्यू चलाते हैं तो फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, इस तरीके से क्या हमारा ये कक्षकों में इलेक्ट्रॉन फिल कराया जाएगा। ये देखें तो ये हमारा क्या कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को भरने का कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हमें क्या किसी भी परमाणु के लिए कक्षकों को निर्मित कर उनके लिए ऊर्जा निकालकर इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रखना होता है। तो हमने इसको बहुत सरल और आसान शब्दों से यहां से सीखा। आप इसको एक बार देखेंगे तो सीख जाएंगे और अपने इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो आइए इसके नीट एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि हमारी इस थ्योरी से हमको किस तरीके से बनेंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन को निम्नतम n+l मान में उपकोष में प्रवेश करते हैं उस नियम को कहते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि हमारा वह नियम कौन सा है जहां पर n+l मान के आधार पर निम्नतम ऊर्जा वाले उपकोष में हम इलेक्ट्रॉनों को रखते हैं। तो हमने अभी देखा हम इलेक्ट्रॉनों के लिए निम्नतम n+l मान के आधार पर जब उपकोष में इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो वो कौन सा नियम होता है, तो वो हमारा अबाहु नियम होता है। अगला इसी थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन देखें तो क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकोष की अधिकतम ऊर्जा होगी। तो हम इन सबका n+l निकाल लेते हैं जल्दी से। तो हम देखते हैं n+l क्या आता है। तो यहां पर n+l के लिए अगर हम वैल्यू रखते हैं तो n6 है और l की वैल्यू 0, इसका n हमारे पास 6 है और p कितना है 1। यहां पर n है 5, d का l है 2, n है 4 और l है 3। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, 6, 7 और यहां पर आ जाएगा 7 और यहां पर आ जाएगा 7। ठीक है, अब हमें अधिकतम ऊर्जा पूछी है तो अधिकतम ऊर्जा क्या हम 7 के लिए देखेंगे क्योंकि 6 तो n+l कम है। अब इनमें भी कौन अधिकतम होगा, तो जो कि n+l सबका सेम है तो आपको क्या n ग्रेटर देन जिसके लिए मिलेगा, n बड़ा जिसके लिए मिलेगा उसकी एनर्जी को ज्यादा कह देंगे। तो यहां पर n का वैल्यू क्या इस n+l 7 के लिए सबसे ज्यादा है, तो यहां पर हमारा सबसे अधिक एनर्जी वाला क्या 6p उपकोष होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा कक्षक असंभव है, विच ऑर्बिटल नॉट बी पॉसिबल। तो सिंपल है, आप n और l चेक करेंगे, n 2 है, d का l कितना है 2, अगर इक्वल है n और l तो ये ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। यहां पर n चेक करो 1, l p का कितना है 1, तो ये ऑर्बिटल भी पॉसिबल नहीं है। यहां पर चेक करें तो n कितना है यहां पर 3 और f का l देखोगे तो कितना आया 3, यहां पर भी इक्वल है तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या इसका आंसर सभी होने वाला है, यहां पर सभी कक्षक क्या इम्पॉसिबल है। ठीक,